टेस्ट क्रिकेट का ग्रेट डिवाइड, एक जगह 22 रन का फासला और दूसरी जगह 27 रन पे टीम सिमट गई। आज बात करेंगे लॉर्ड्स टेस्ट की और ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के तीसरे टेस्ट मैच की। लॉर्ड्स की टेस्ट से आगाज करेंगे और यहां समीर वानी का पोस्ट जो मैंने देखा उसी से मैं शुरुआत करूंगा। वो लिखते हैं, इंडियन बैटिंग फेल हो गई, डिसमल परफॉर्मेंस रही और हम ग्रेट फाइट बैक की बात कर रहे हैं। क्या सही बात कही है उन्होंने। 193 रन टीम से नहीं बने, वो तारीफें फाइट बैक की हो रही हैं। सही बात है, बुमराह जडेजा सिराज बहुत देर टिके रहे, बचाने की कोशिश की, तो टॉप ऑर्डर ने क्या किया राहुल के बगैर? कुछ नहीं। जिनको एज ऑलराउंडर्स खिलाया था उनने क्या बैटिंग की? वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ने क्या बैटिंग की? करुण नायर ने अभी तक 3 टेस्ट मैच में क्या किया? इस मैच में शुभमन गिल भी नहीं चले। लेकिन फोकस शिफ्ट करने का तरीका बड़ा अच्छा आता है हमारे सो कॉल्ड अनबायस्ड एक्सपर्ट्स को, क्योंकि कुछ ने अंपायर्स को ब्लेम किया हार के लिए, कुछ ने विकेट को किया, कुछ ने स्लेजिंग को किया, कुछ ने किसी और चीज को किया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि इंग्लैंड ने बेहतर खेला और 192 का स्कोर डिफेंड कर लिया उस टीम के सामने जो बहुत स्कोर कर रही। मैच की समरी वगैरह मैं देने वाला हूं नहीं, लेकिन एक बड़ा चेंज ये हुआ कि इस बार फिर इंग्लैंड ने टॉस जीता, लेकिन खौफजदा थे इसलिए कि चौथी इनिंग न खेलनी पड़े, तो इस बार बैटिंग की। 2 मरतबा इंडिया को बैट कराया था। इस मैच में क्रॉली और डकट नजर आए नहीं विकेट पे। क्रॉली से उम्मीद भी कमी होती है, कभी कभी चलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाते हैं यूजुअली। रूट ने 37वीं सेंचुरी बनाई और एक बड़ा रोल प्ले किया एक बड़ी इनिंग में इंग्लैंड की, जो लगता था कि इतने रन नहीं बनेंगे। इसमें कंट्रीब्यूशन पोप का रहा, स्टोक्स का रहा और जेमी स्मिथ का रहा। 51 रन। मैच के टर्निंग पॉइंट की बात हुई और सर जोड़ के सबने कहा, इंडियन एक्सपर्ट्स ने, रन आउट पंत का। जैसे दुनिया में कोई रन आउट ही नहीं हुआ है आज तक। कभी बोल्ड ही बोल देते किसी का। चलिए, टर्निंग पॉइंट था 5 या 6 रन पे जेमी स्मिथ का सीधा कैच राहुल ने छोड़ा सिराज की बॉल पे, उन्हें 51 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 300 क्रॉस नहीं करती अगर जेमी स्मिथ वहां नहीं होते और कार्स को अपने हाथ से निकलने नहीं देते गिल और इंडियन बॉलर्स। 56 रन बनाए कार्स ने। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी अच्छी की सेकंड इनिंग में कार्स ने, और वहां 387 का स्कोर अच्छा स्कोर हो गया। इंडिया ने रिप्लाई में 387 बनाए तो 1 इनिंग्स मैच रह गया। राहुल की सेंचुरी हुई इसमें। पंत ने फिर बहुत बेहतरीन खेला, लेकिन जडेजा के बगैर उनके इर्द गिर्द किसी ने अच्छा नहीं खेला। इंग्लैंड में विकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए, किसी ने कुछ। वोक्स बिल्कुल होपलेस नजर आए। मैं हैरान हूं कि वो 3 टेस्ट खेल चुके हैं एज फ्रंट लाइन बॉलर इंग्लैंड का, लेकिन दिखाने को उनके पास कुछ नहीं है। वो आखिरी दिन भी मैच के दिखा कि उनको एंड तक बचाए रखा कि इनसे बॉलिंग नहीं करवाएंगे हम। स्टोक्स ने फिर मजबूरन जब बॉलर थक गए तो एक आध ओवर करवाया, उसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया नीतीश रेड्डी का। अब जडेजा की कामयाबी की हमने बात की, सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेले। जडेजा का फ्रंट लाइन रोल क्या है? विकेट लेना। वो क्यों विकेट नहीं ले पाते? उनकी बॉलिंग टोटली साधारण और ऑर्डिनरी नजर आती है। अगर वो एज बैट्समैन खेल रहे हैं तो फिर कुलदीप यादव को एज बॉलर खिलाएं, शायद विकेट ले बॉलर, स्पिनर कोई, क्योंकि दिखता तो नहीं है वो विकेट ले पाएंगे। और वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट ले लिए लाइफ में, पहली बार अच्छी बॉलिंग की उनने, और उस स्पेल से बहुत फर्क पड़ा। इंग्लैंड का टोटल रिस्ट्रिक्ट हो गया। हालांकि शुरू में सिराज ने, नीतीश रेड्डी ने और आकाशदीप ने जो झटके दिए थे, इंग्लैंड का उभरना मुश्किल था। रूट पे डिपेंड कर रहे थे सेकंड इनिंग में। रूट भी 40 तक गए और यहां भी थोड़े बहुत 10-20 रन यहां वहां टेल से, और खासकर स्टोक्स ने जो रन बनाए 44 उनसे फर्क पड़ा। मगर स्टोक्स आउट कैसे हुए? एब्सोल्युटली रेकलेस शॉट। कहते हैं ऐसे ही खेलते हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं थी और ऐसा नहीं खेलते हैं। व्हेन चिप्स आर डाउन ही इज देयर टू बैट, उनको आउट करना मुश्किल है। लेकिन इस सीरीज में वो हो नहीं रहा है उनसे। मगर प्लस पॉइंट उनका इस सीरीज में है, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप जमती है तो रन बनते हैं। पहली इनिंग में ह्यूज पार्टनरशिप पंत और राहुल की, फिर थोड़ा बहुत जडेजा के साथ पार्टनरशिप। इंग्लैंड की पहली इनिंग में 109 रूट और पोप की,
88 रूट और स्टोक्स की, और कार्स और स्मिथ की 84। मैच चेंजिंग पार्टनरशिप स्मिथ और कार्स की। और इन बिटवीन सिराज की बॉल पे कैच छूटते रहे, और इंडियन फील्डिंग ने अपने आप को जैसे दूसरे टेस्ट में दिखाया था कि वो उभर चुके हैं मिस्ड कैचेस से, मिस चांसेस से, इस मैच में उभर नहीं पाए। ये नहीं है कि इंग्लैंड का सब अच्छा था। इंग्लैंड हैज लॉट टू थिंक। वोक्स इज होपलेस, क्रॉली को बॉल दिख नहीं रही है, और पिछले 2 मैच में 3 इनिंग में डकेट भी फेल हुए हैं। जेमी स्मिथ इन्हीं को कैरी कर रहे हैं, रूट इन बिटवीन, और स्टोक्स 30-40 के स्कोर से इनिंग आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब कुछ उनकी बैटिंग में भी अच्छा नहीं है, और उनकी बॉलिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्डिनरी नजर आती है। और अगले मैच में उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि शोएब बशीर नहीं खेलेंगे। शायद हो सकता है इससे फायदा भी हो, एक डिफरेंट स्पिनर खेले। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर की वापसी बड़ी अहम रही। 2-2, 3-3 विकेट लिए, लेकिन स्पीड पे बॉलिंग की, लंबे स्पेल किए उनने, जिसकी उनको आदत नहीं है, और ब्रेक डाउन नहीं हुआ उनका। और अगले मैच में अगर वो किसी और फास्ट बॉलर को, कॉटन जैसे को खिलाते हैं जिसकी पेस ज्यादा है, या ओवरटन को खिलाते हैं जो बाउंस कराते हैं बॉल क्योंकि काफी ऊंचे कद के, तो काफी फर्क पड़ता है, बॉलिंग बेटर हो जाती है अगर वोक्स बाहर बैठते हैं। इंडिया अगले टेस्ट में क्या करता है, एक्सपर्ट्स का मानना है, टेलीविजन के एक्सपर्ट्स जिनके पास मसलियत बहुत होती है बात करने की, मसलियत के बगैर बात नहीं करते, कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए टीम में। फिर एक आदमी ने कहा कि करुण नायर अगर ना हो तो सुदर्शन वापस आ जाए। ध्रुव जुरैल आ सकते हैं टीम में अगर पंत फिट ना हो, क्योंकि 5 दिन राहुल से कीपिंग नहीं कराई जा सकती, क्योंकि मेन स्टे है बैटिंग का, और वो इतने रेगुलर कीपर नहीं है कि टेस्ट मैच पूरे में कीपिंग करें, उनकी बैटिंग पे असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया को सोचना पड़ेगा, विकेट टेकिंग स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। वाशिंगटन सुंदर का वंस इन अ ब्लू मून था, 4 विकेट ले लिए, लगते नहीं है वो विकेट टेकिंग बॉलर। ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैनचेस्टर में बॉल टर्न होते हमने देखी है, ये पुराना ओल्ड ट्रैफर्ड अब नहीं है। और इस सीरीज में दाद देनी होगी हमें सिर्फ बॉलर्स की, बैट्समैन की नहीं। सारे बैटिंग विकेट हैं, बॉलर्स मैच डिसाइड कर रहे हैं, वो 20-20 विकेट ले रहे हैं और मैच डिसाइड कर रहे हैं। कमर टूट रही है उनकी फास्ट बॉलर्स की। बुमराह ने देखिए फर्स्ट इनिंग की क्या स्पेल थी उनकी, लेकिन फिर वही मामला है, हर मैच की सेकंड इनिंग में वो डिलीवर नहीं कर, और इस बार भी नहीं किया, टेल के 1-2 विकेट ले गए। सिराज का ओवर एग्रेशन पहली इनिंग में नहीं था, पिछले टेस्ट में नहीं था जब 6 विकेट लिए, इस बार सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा था, और कुछ ज्यादा कर रहे हैं वो जरूरत से। और जिसकी जरूरत नहीं है उस एग्रेशन में सारी इंडियन टीम है। अंग्रेजी में गिल ने गाली भी दे दी डकट और क्रॉली को तीसरे दिन शाम को, और उसके बाद बीच में जब खेल रहे थे तो लेट गए, कमर में दर्द है, फिजियो आया, बाकी आए। जब क्रॉली के हाथ को बॉल लगती है तो वो गाली गलोच पे उतर आते हैं। तो ये इंडियन टीम ने क्या इनहेरिट किया मुझे समझ नहीं आता। गवास्कर दाद देते हैं इसकी, और मैं 2 साल पहले कह चुका हूं, बुरा लगे अच्छा लगे, इट डजंट मैटर टू मी, मुझे बीसीसीआई पे नहीं करता है। He doesn't deserve to be in COMBOX now. He has lost his composure. वो निहायत ही गलत बातें करते हैं, फिक्रे कसते हैं, स्टूपिड भी बोल चुके हैं, दूसरी टीम को बुरा भला कहते हैं, अंपायरों को बुरा भला कहते हैं। तो he has lost it. Time to rest. As a legendary batsman and average commentator. अब मैच की एक और अहम बात, कई एक अहम बातें, और बातें 64 एक्स्ट्रा इंडिया ने दिए मैच में, फासला डिफरेंस 22 रन। दूसरी बात, लगातार इंडियन फील्डर्स का, कैप्टन का कहना बॉल बदलो, जैसे कोई गाना आप लूप में रखते हैं तो वो रिपीट होता रहता है, वैसे रिपीट हो रहा है। अंपायर रिजेक्ट कर रहा है, नाराजगी बढ़ रही है, कुछ कमेंटेटर फिक्रे खस रहे हैं। चल क्या रहा है? आर्थरटन ने इसको सम अप किया, माइकल आर्थरटन। उनने कहा, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, तब आप लोगों को नाराजगी हुई होगी, अंपायर बहुत वीक हैं और बेकार हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, मैदान में जो मर्जी आप करें वो होने देते हैं। और ये मैं बारहा कह चुका हूं पिछले 6-7 साल से। अभी किसी ने टांग को खुजलना शुरू किया, ड्रिंक्स लेके 4 आदमी मैदान में, अभी 1 मिनट बॉल गेम रुकी तो 2 आदमी बोतलें पानी की लेके, 5 मिनट लग गए, गेम स्लो हो रही है, गेम रुक रही है, बॉल चेंज के ड्रामे आप कर रहे हैं, गेम रुक रही है घड़ी घड़ी। उसी बॉल से इंग्लैंड भी बॉलिंग कर रहा था,
उन्हें तो नहीं घड़ी घड़ी का बॉल चेंज करो। और अंपायर तमाशा देख रहा है कि टॉवल लेके वो ये प्लेयर आ रहे हैं टीमों के, मैदान में घुसे 4-5 मिनट, बड़ा तफरी हो रहा है। ये क्या मसला है? ये अंपायर कितना वीक है, नालायक तो है आज का अंपायर, साथ में वीक भी है। अभी शाह फहद का एक मेल आया था, उसमें उन्होंने कहा, आपने गलत कहा पिछले प्रोग्राम में कि अंपायर जो हैं वो सही डिसीजन नहीं दे रहे हैं और वो कुछ टीमों को फेवर करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। गेम सिर्फ देखने से और जज्बात से नहीं समझी जाती है। राहुल एलबीडब्ल्यू हो गए, बैक फुट पे बॉल लगी है, स्टंप से टांग है उनकी, नी रोल पे लगी है, टांग बेंड है, अंपायर नॉट आउट देता है। डीआरएस से उनको आउट करता है इंग्लैंड। अंपायर को यह भी नहीं दिखता है क्या? उसको तो पहले ही आउट देना था। फिर अगर राहुल समझते मैं नॉट आउट हूं तो वो डीआरएस लेते, क्योंकि 99% चांस तो था नेकेड आई के सामने कि वो आउट है। ये चलता रहता है क्रिकेट में, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चलता रहा और आगे भी चलेगा। आपकी बात में कोई दम नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये नहीं होता है। अंपायर जो है, आपने कहा टेक्नोलॉजी है आजकल, थर्ड अंपायर ने ही तो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के मैच में गलत फैसले दिए। टेक्नोलॉजी तो उसके सामने थी। क्या किया उसने टेक्नोलॉजी का? क्योंकि उसको पता है कि मुझे किसको सपोर्ट करना है, किसकी गुड बुक्स में रहना है। दूसरी बात यह भी तय है कि बीच वाला अंपायर कहता मुझे क्या करना है, डीआरएस है, खुद करेंगे आउट, फिर उसको रहना ही नहीं चाहिए वहां। काउंटिंग मशीन अगर रखेंगे वो बॉलें काउंट करेगी, या थर्ड अंपायर ही कहा करेगा ओवर तो ओवर हो जाया करेगा। वो टोपियां और स्वेटर पकड़ने के लिए एक पैग और कीला रह गया है वहां मैदान में। न तो अथॉरिटी चला पाता है, जिसको मर्जी मैदान में आए, जिसको बाहर चलाए, जिसको जो करे वो तमाशा देख रहा है, वो अपने पैसे गिन रहा है मैच के। ये गेम ऑफ क्रिकेट है, ये नहीं चलता इसमें। और ये नहीं चलता कि ब्राजील, आपको पता है कितना बड़ा डोमिनेंट फुटबॉल फोर्स था, 58 से लेकर 70 तक 3 बार वर्ल्ड कप जीता है उन्हें। लेकिन कभी ब्राजील ने नहीं कहा हमें इस पूल में रखो, हमें ये प्रेफरेंस दो, क्योंकि हमारी वजह से लोग मैच देखते हैं और हम डोमिनेंट फोर्स हैं। लेकिन एक बोर्डर टीम आज कर रही है और एक्सपेक्ट करती है रिटर्न्स। लेग के बाहर बॉल हो 6 इंच टेस्ट में भी तो प्लेयर दिखाता है वाइड दे दो, दूर नहीं है दिन, अंपायर देगा उनके फेवर में वाइड। ये किसी टीम के बारे में नहीं है, ये वीकनेस ऑफ अंपायर एंड अथॉरिटी है ये क्रिकेट में। अब कोई अहमियत नहीं रही गेम की, रूल्स की, लॉज की और एनफोर्स करने वालों की, क्योंकि उनने अपनी अहमियत खुद कम की है। अब राहुल के डिसमिसल पे लेजेंडरी ओपनर गवास्कर का कमेंट, नहीं जब बैट्समैन खेल रहे थे इंग्लैंड के, उनके भी पैड को बॉल लगती थी और डीआरएस ने दिखाई सारी बॉलें विकेट के ऊपर से जा रही हैं, और ये कैसे विकेट में गई है जबकि नी रूल पे लगी है। ट्रेजेक्ट्री देखिए, हाइट देखिए बॉल की, टांग का बेंड होना देखिए, और विकेट से 6 इंच दूर, 7 इंच दूर टांग है। लेकिन सैडिज्म हैज टेकन ओवर हिज कमेंट्री एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। कुछ हो नहीं सकता इसमें। और उसके बाद इंटेलिजेंटली थोड़ी देर बाद जो प्रोड्यूसर था उसने रीप्ले दिखाए इंग्लैंड के प्लेयरों को बॉल लगने के, और उसमें दिखाया कि बॉल की हाइट कहां थी, कहां लगी, बैट्समैन कितना बाहर था, बॉल ऊपर कितनी जा रही थी। गवास्कर मानने को तैयार नहीं। यहां मुझे याद आ रहा है चंद्रशेखर का कोट जो उन्होंने अंपायर से कहा था न्यूजीलैंड में। वो लगातार बैट्समैन को आउट कर रहे थे, कभी कॉर्ड बिहाइंड, कभी एलबीडब्ल्यू, और न्यूजीलैंड के अंपायर आउट नहीं देते थे अपने खिलाड़ी को। तो फाइनली उन्होंने बैट्समैन को बोल्ड कर दिया, अंपायर की तरफ मुड़े और कहा आई नियरली गॉट हिम दिस टाइम। अब कमेंट्री सुनना अच्छा नहीं लगता है। नासिर हुसैन भी धीरे धीरे पैदल हो रहे हैं, आथरटन थोड़े ठीक है, और पुजारा बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, काम, कूल, कम बोलना, और नॉट इन ऑ ऑफ अदर कमेंटेटर्स हु आर सीनियर टू हिम और अदर प्लेयर्स। ही टॉक्स सेंस एंड टॉक्स व्हाट ही थिंक्स ही शुड। बाकी चैटर बॉक्स हर्षा भोगले और दिनेश कार्तिक नॉन स्टॉप वर्बल डायरिया। तो बहुत लोग अब म्यूट पे ही मैच देखते हैं, और डिसमिसल हो, कुछ हो खास बात, लैंडमार्क, तो आवाज ऊंची करते हैं अपने टेलीविजन सेट के। जैसे अंपायर्स का फॉल हुआ है क्रिकेट में, क्रिकेटर्स की तहजीब का फॉल हुआ है, वैसे ही कॉम बॉक्स में कमेंटेटर्स
have gone much below the expectations. अब सीरीज जहां इंडिया 2-1 जा सकता था, अब वहां पीछे रह गए और ये कोलैप्सिस का सिलसिला 46, 36, 70 इस मैच में भी जारी था अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाते जडेजा और केएल। ये ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया कम बैक कर सकता है। इंग्लैंड भी फ्रेजाइल ही है, ये नहीं कि इंडिया वापस नहीं आ सकता, इंडिया वापस आ सकता है टेस्ट मैच में। और उसमें अगर एंगर कम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बेटर कर दें, बहाने छोड़ दें, लड़ाई झगड़े कम करें, गेम पे कंसंट्रेट करें, तो इंडिया कैन स्टेज अ कमबैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड कोई भूत नहीं है। अब दूसरी जानिब जाते हैं, फॉल तो था वेस्ट इंडीज का, लेकिन दे हैव बीन डेसिमेटेड डाउन इनटू द ग्राउंड। पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ लो स्कोरिंग रही, 200 का विन, 225 टू विन, बाकी वगैरह कुछ नहीं हुआ वेस्ट इंडीज से। और आखिरी मैच की आखिरी इनिंग में 27 रन पे टीम ऑल आउट हो गई। बॉलों में 6 विकेट लिए स्टार्क ने और बोलैंड ने हैट्रिक ली और मुश्किल से बोलैंड को उन्हें खिलाया है। बॉलिंग अच्छी करते हैं, बाहर ही बैठते हैं, लेकिन और किसी ने नहीं कहा स्टार्क इस वक्त का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है। स्टार को स्टार नहीं बनाया किसी ने। इससे स्पेल अच्छी थी, उन्हें अच्छा नहीं खेला। अब वेस्ट इंडीज की क्या बात है, अगर आप टीम देखें वेस्ट इंडीज के लाइनअप, 6 प्लेयर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको नाम आपने कभी पहले सुना ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन खेल रहा है, ये करता क्या है, ये क्या हो रहा है उनका। हाँ, फास्ट बॉलर अच्छे हैं उनके, जेडन सील्स हो, अजारी जोसेफ हो, शुमार जोसेफ हो, ग्रीव्स हो, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग उनको करनी नहीं आती है क्योंकि बहुत ज्यादा चॉपिंग एंड चूजिंग है टीम। राइज ऑफ वेस्ट इंडीज इज वेरी डिफिकल्ट इन टेस्ट क्रिकेट नाउ। हैज बीन पे नहीं चलता है। 50s में उनकी ठीक टीम थी, 40s में एवरेज थी, 60s में ठीक थी, 70s में वो सुपर टीम थी, 80s में सुपर टीम थी, 90s में आधे 90s का डिक्लाइन शुरू हुआ और नीचे नीचे गए। लारा के साथ कुछ देर रहे, चंद्रपाल सरवान के साथ, और उसके बाद जो फॉल हुआ है वहां कोई रिकवरी नहीं दिखती है। वहां सिर्फ हर मैच में 2-3 डेब्यू दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी चली नहीं, लेकिन 50-50 के रन किसी ने बना लिए, उतनी ही जरूरत है वेस्ट इंडीज के खिलाफ और मैचेस जीत गए। अब कुछ दिनों में आपसे मुलाकात होगी खेल के मैदान से। आपके सवाल हैं और क्विज है, मेल है, बाकी चीजें हैं और विंबलडन की बात भी होगी। सिनर जीत गए, स्वेटिक जीत गई, अल्कराज तीसरी बार लगातार जीतने जा रहे थे, सिनर ने रोक दिया उनको, और सिनर फाइनल हारे थे फ्रेंच ओपन का, ये फाइनल उन्होंने 4 सेट में जीत लिया। ये 2 डोमिनेंट फोर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड टेनिस में। जोकोविच सेमीफाइनल हार गए और कहते हैं ये मेरा लास्ट विंबलडन नहीं होगा, आई मे गिव इट अनदर शॉट। लेकिन जो बाकियों की फिटनेस है, उम्र बाकियों के साथ है, मुझे नहीं लगता वो अब जीतेंगे आगे, कम से कम ग्रास पे। और ये ग्रास गेम भी अब खत्म हो गई है। अब ग्रास पे भी पीछे बेसलाइन पे ही लोग खेलते हैं, क्योंकि ग्रास भी इतना ज्यादा अब दबाया जाता है कि ग्रास थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता था तो नेट पे आके वॉली करते थे सर्व के साथ प्लेयर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बेसलाइनर ही जीतते हैं और बेसलाइनर ही जीत रहे। ये भी जिक्र होगा और बातें होंगी। चेल्सी ने वो निहायती ऑड किस्म की तरतीब दिया हुआ क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया, उन्हें पीएसजी को 3 गोल से हराया। द मोस्ट डोमिनेंट टीम इन द कॉम्पिटिशन लॉस्ट फाइनल बाय 3 गोल्स। करते हैं मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।